हेलो बच्चों, हमारे साथ जो है दिनेश साहू जो है जुड़े हुए हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि दिनेश मेरे बहुत सारे सेशंस में जेई 2023 के कोर्सेज के अंदर रेगुलर आता है एंड बहुत अच्छे से जो है प्रिपरेशन कर रहा है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात, इंटरव्यू इसका चालू करने से पहले दिनेश के बारे में कुछ बात जानने से पहले मैं बताऊंगा कि आपको जो रिसेंट बात जो मैं बता सकता हूँ वो ये है कि दिनेश ने सेंटर ऑफ मास की जो शीट जो है उसके बारे में मुझे बताया था कि सारी की सारी बन गई है। ठीक है, ग्रेट यार, तूने मतलब बहुत कंटिन्यूअसली तू मैं देख रहा हूँ एफर्ट मार रहा है, रेगुलर प्रिपरेशन कर रहा नहीं। है, तो डेफिनेटली उसका जो है रिजल्ट तो मिलेगा ही सही। तो बच्चों, हम दिनेश के बारे में कुछ चीज जानते हैं। सबसे पहली बात दिनेश, बेटा ये बताओ कि कितनी परसेंटेज रही थी हमारी 10th बोर्ड के अंदर। आई थिंक मैं पहले व्यूअर्स को ये बता देता हूँ, दिनेश जो है महाराष्ट्र से है। 10th। महाराष्ट्र के अंदर रायगढ़ से है दिनेश, एंड महाराष्ट्र बोर्ड के अंदर दिनेश ने अपीयर किया था। दिनेश, पहला सवाल आपसे ये है कि 10th बोर्ड के अंदर कितनी परसेंटेज रही? मेरा महाराष्ट्र बोर्ड एसएससी में 10th बोर्ड्स में 97% था। ग्रेट यार, बहुत बहुत ही बढ़िया। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यार फिर तो स्कूल टॉपर्स के अंदर नाम आ गया होगा 97% पे। हाँ, क्लास 10 हमारे स्कूल में कार्मेल कॉन्वेंट स्कूल है मेरा, तो वहाँ पे मेरा सेकंड रैंक है। सेकंड रैंक था, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अच्छा, एक और चीज जो तुमसे पूछना चाहूंगा कि जैसे तुम जेई कोर्स तो रेगुलर कर ही रहे हो, इसके अलावा तुम मेरे कोर्सेज में या मेरे साथ कितने ड्यूरेशन से जुड़े हुए हो? मैं आपके साथ तो बहुत पहले से मतलब 2020 में नवंबर से जुड़ा हूँ। एनटीएससी के आपने कोर्स करते थे तो मैं आपका एनटीएससी के लेक्चर्स देखता था। कुछ फायदा मिला तब था क्या से उससे? जुड़ा हूँ। कुछ फायदा मिला था? हाँ, बहुत 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 फायदा मिला था क्योंकि मेरा फिजिक्स इतना इतना लो था मेरा फिजिक्स, और मतलब इतना फायदा मिला ना। वो मतलब नेक्स्ट लेवल का था, वो फिजिक्स सही मेरा है। इतना स्ट्रांग हो गया था अभी। चलो बहुत सही है। अच्छा तो था। मेरा तो यही मानना है कि यार देखो, बच्चों के जो है सब्जेक्ट के प्रति प्यार जगाना होता है। एक बार मैंने इंटरेस्ट जगा हाँ। दिया तो फिर तुम खुद ही कर लोगे। ठीक है, बाकी तो सारी तुम्हारी मेहनत है यार। ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे तुमने बोला कि 10th बोर्ड के अंदर 97% जो कि बहुत ज्यादा मायने रखता है। ठीक है, इसके अलावा यार लास्ट ईयर कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करी थी क्या? एक्चुअली सर, मैं सिक्स स्टैंडर्ड से अपना एनएसओ, नेशनल साइंस ओलंपियाड, और इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड आईएमओ रहता है एक, और आईईओ इंग्लिश ओलंपियाड रहता है। करेक्ट। ये ओलंपियाड वो एक्चुअली फर्स्ट स्टैंडर्ड से ही रहते हैं, लेकिन हमारे स्कूल में सिक्स से कराए जाते थे, तो मैं सिक्स से ही उन सब में पार्टिसिपेट करता था। और एनएसटीएससी एक एग्जाम आता है, नेशनल साइंस टैलेंट बिल्कुल। सर्च एग्जाम। वो एनएसटीएससी एग्जाम वो सब में लेता था। और बाकी वो मदर इंडिया टैलेंट ऐसे कुछ एग्जाम्स, और स्कॉलरशिप एग्जाम्स होते थे, महाराष्ट्र बोर्ड में होता है। एक फिफ्थ स्टैंडर्ड में एक, एट स्टैंडर्ड में एक होता है। उसमें भी मैंने पार्टिसिपेट किया था, दोनों ही बार में तालुका में नंबर वन रैंक पे था। तो ग्रेट यार। और पिछले साल मैंने नाइन्थ में एक्चुअली आईजेएसओ का एग्जाम मुझे पता नहीं चल पाया। वो एक मुझे बहुत ये हुआ, खेद हुआ है कि आईजेएसओ की प्रिपरेशन करता मैं अगर, तो मैं अच्छा कर सकता था उसमें। लेकिन कोई आईजेएसओ नहीं दे पाया मैं वो। लेकिन मैंने ये दिया था आईएमओ और एनएसओ, और उन सब ओलंपियाड्स में मैं सेकेंड स्टेज में जाता था। लेकिन सेकेंड स्टेज के आगे नहीं जा पाता था, क्योंकि क्या है ना, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जो प्रिपरेशन मैंने की है वो मैंने सिर्फ एमटीजी के जो बुक्स आते हैं ना वो पढ़ पढ़ के किया है, मतलब ऐसा कोई कोचिंग नहीं लिया। और यूट्यूब के बारे में भी, यूट्यूब से भी पढ़ाई हो सकती है, वो भी मैंने, ये लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तभी मुझे पता चला। इवन उससे इवन पहले भी मैं सिर्फ, हाँ, किताबें पढ़ पढ़ के मैंने ओलंपियाड्स में सेकेंड स्टेज तक गया हूँ। ग्रेट बेटा, ग्रेट। ठीक है, इवन बहुत सारे बच्चों को लॉकडाउन से पहले तक पता नहीं था कि यूट्यूब पढ़ाई के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप चीजों का सही इस्तेमाल करें तो यूट्यूब को पढ़ाई के लिए बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया जा सकता है। बहुत सारे बच्चे जो है रेगुलरली जुड़ते हैं, कोर्सेज अटेंड करते हैं। ट्रस्ट मी गाइज, एक्चुअली होता क्या है, हम लोग ये सोचते हैं कि यूट्यूब है, वीडियो है, चल रहा है, चलता रहेगा। आपको रेगुलर रहना है। आप किसी भी एडुकेटर से पढ़ो, इसमें बच्चे की मेहनत 70 to 80% काउंट की जाती है। माता पिता और गुरुजनों की मदद सिर्फ 20 से 30% होती है। हमने तो सिखा दिया, करना आप ही को है। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया यार। हमने देखा कि किस तरह से जो है दिनेश बहुत कम सिक्स क्लास की बहुत छोटी एज से ही जो है बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में जुड़ा हुआ था। तो इसने एनटीएससी की भी प्रिपरेशन करी, बट आई थिंक जो है एनटीएससी में थोड़े ही मार्क्स से जो है ये रह गया था। तो महाराष्ट्र का जो कट ऑफ था 156 गया था। बट यार देखो, महाराष्ट्र कट ऑफ जो है और जो पेपर का लेवल है जिस तरह से, तो 156 कट ऑफ बहुत अच्छा माना जाएगा। इवन बच्चों, मैं आपको ये भी बता दूं, महाराष्ट्र के अंदर जो है आईजेएसओ के मैक्सिमम सिलेक्शन स्टेज वन के एनएससी जेएस जो हुआ था लास्ट ईयर, आईओक्यूजेएस नाम से हुआ था,
महाराष्ट्र के अंदर मैक्सिमम बच्चे वहां पर सेलेक्ट हुए थे स्टेज 1 के अंदर। तो महाराष्ट्र में कंपटीशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, ऐसा देखा गया है। इवन हमने जब फिजिक्स के पेपर देखे थे महाराष्ट्र के, तो महाराष्ट्र में 2-3 सवाल बड़े अच्छे भी पूछे गए थे, ठीक है, ऐसे सिंपल डायरेक्ट एनसीईआरटी से नहीं पूछे थे। तो दिनेश, ये जो आपका एनटीएससी का सफर रहा था, हालांकि थोड़े से नंबर से हम वहां चूक गए थे, बट आपने जो प्रिपरेशन करी थी, इसमें आपको क्या रियलाइज हुआ? जैसे अपन जब अपने को जब ठोकर लगती है ना, थोड़ा सा जब हम रह जाते हैं, तब हमें बारीकी से गलतियां एनालाइज हो पाती है। देखो, 3 तरह के बच्चे होते हैं। एक जो बिल्कुल फोड़ू होते हैं, 180 190 नंबर ला रहे होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि सब हो रहा है, होता जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। दो बच्चे बहुत कम मार्क्स लाते हैं, वो इसी चीज से परेशान होते हैं कि करना क्या है। दिनेश जिस तरह का बच्चा है, वो एग्जैक्टली आप लोग को बता पाएगा, क्योंकि जो बिल्कुल बाउंड्री के पास जाके रह जाता है, उसको उसकी अहमियत पता होती है और वो उसका एनालिसिस पूरा करके बैठा होता है। तो दिनेश, थोड़ा महाराष्ट्र एनटीएससी का एनालिसिस बताओ बेटा, कि मतलब कैसे हमें किस चीज पे ध्यान देना चाहिए। एक्चुअली महाराष्ट्र एनटीएससी का मैंने प्रिपरेशन, मुझे 9th स्टैंडर्ड में मालूम था कि एनटीएससी का एग्जाम होता है 10th में, बहुत ही प्रेस्टिजियस होता है। लेकिन उसकी जो प्रिपरेशन है वो मैंने स्टार्ट नहीं करी थी, क्योंकि मैं तभी ओलंपियाड्स वगैरह की बुक्स वगैरह पढ़ता था, और मुझे मतलब इतना भी ज्यादा अवेयरनेस नहीं था कि इनकी इंपॉर्टेंस कितनी होती है। तो 10th में जब लॉकडाउन था, तो एक्चुअली क्या सीन था कि मालूम नहीं चल पाया कि एनटीएससी के रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट हो गए वगैरह। तो हमारी स्कूल को भी मतलब थोड़ा लेट मालूम चला। तो मैं सोच रहा था कि एनटीएससी होगा ही नहीं शायद, क्योंकि तभी मैं यूट्यूब वगैरह भी इतना मतलब ये नहीं देखता था, तो मुझे अपडेट भी नहीं आते थे। तो जस्ट एनटीएससी का जो डेट था 14 दिसंबर, महाराष्ट्र एनटीएससी का, उससे जस्ट 1 महीने पहले मैंने रजिस्टर रजिस्टर किया एनटीएससी के लिए, और बस 1 महीने में मैंने प्रिपरेशन की है एनटीएससी। तो उसमें इसीलिए मेरे थोड़े मार्क्स के लिए रह गए, लेकिन आई थिंक 1 महीने के प्रिपरेशन से ये मार्क्स अच्छे हैं, अच्छे में मेरे लिए तो अच्छे हैं। लेकिन थोड़ा अगर मैं अच्छा और मेहनत कर सकता था तो मेरे अच्छे मार्क्स आ सकते थे। नहीं, वो बात तो तूने बेटा महाराष्ट्र बिल्कुल सही बोली, वो बात बिल्कुल सही बोली तूने। मैं एक और चीज पूछना चाहूंगा तेरे से, जो तू आंसर दे रहा है हमें, कि यार आप ये चीज भी बच्चों को बताओ कि महाराष्ट्र एनटीएससी के हिसाब से किस किस चीजों पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्या रियलाइजेशन हुआ? हाँ, महाराष्ट्र एनटीएससी में एक्चुअली जो महाराष्ट्र के स्टेट बोर्ड के बुक्स होते हैं, उन्हें बहुत ही ज्यादा प्रायोरिटी देना चाहिए स्टेज 1 के लिए। तो क्योंकि उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं कभी कभी साइंस और मैथ्स में। तो मैथ्स में नहीं आते ज्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन, लेकिन बायो केमिस्ट्री वगैरह, बायोलॉजी और केमिस्ट्री में उनमें डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं स्टेट बोर्ड के बुक से। तो अगर हमने स्टेट बोर्ड के बुक्स को ज्यादा ध्यान नहीं दिया, तो इसमें बहुत नुकसान हो सकता है हमारा। और दूसरी बात, जो फिजिक्स का जो स्पेशली वो लेवल था, उसमें 1-2 क्वेश्चन ऐसे आ गए थे जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का तो था ही नहीं, उसमें तो थे ही नहीं। ऑप्टिक्स से आया था, मुझे याद है वो अभी भी। हाँ, वो ऑप्टिक्स का जो क्वेश्चन था एक, वो मुझे अभी भी याद है, क्योंकि मैंने आपके यूट्यूब के लेक्चर्स अटेंड करे थे। अगर मैंने वो नहीं किए होते तो सच्ची में वो क्वेश्चन मेरे हाथ से ही जाता, क्योंकि वो मुझे मालूम ही नहीं था उससे पहले, ऑप्टिक्स का वो क्वेश्चन। तो ऐसे फिजिक्स में थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन आ गए थे, मैथमेटिक्स में भी थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन आ गए थे एनटीएससी में। और सबसे मेन फैक्टर जिसके वजह से मेरा सिलेक्शन रुका, वो है एसएसटी, सोशल स्टडीज। वो एसएसटी में पूरा महाराष्ट्र बोर्ड का जो एसएसटी का टेक्स्ट बुक है, वो बहुत ही अच्छी तरह से याद होना चाहिए। और मैंने पढ़ा था, लेकिन एक गलती मैंने ये कर दी कि हमारा क्या था, 10th बोर्ड्स के लिए सिलेबस रिडक्शन हो गया था। हाँ। तो एसएसटी में जो हिस्ट्री था, हिस्ट्री का सब्जेक्ट, उसमें 2 चैप्टर ओमिट कर दिए थे। और वो 2 चैप्टर वो भी ऐसे निकले जो मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं थे, वो हिस्ट्री के चैप्टर। तो इसलिए मैंने वो पढ़ा ही नहीं, बिल्कुल मतलब वो थोड़ा पहले पढ़ा था लेकिन बीच में छोड़ दिया। मैंने बोला जाने दो। और एसएसटी में ज्यादा प्रिपरेशन, मतलब 1 महीना था, तो वो 1 महीने में मैंने पूरा साइंस कवर किया और मैथमेटिक्स उस पर ध्यान देते देते चला गया। एसएसटी जो है, मैंने लास्ट के 7 दिनों में शायद प्रिपरेशन किया था। और मैंने ये गलती कर दी कि ओमिटेड सिलेबस जो था उसे मैंने पढ़ा ही नहीं, और वही 2 चैप्टर्स में से मैक्सिमम क्वेश्चंस आ गए एनटीएससी में, बच्चों क्योंकि बहुत बहुत वेटेज। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट बात दिनेश ने बताई, कि आपका अगर बोर्ड का कुछ सिलेबस ओमिट हुआ है,
तो एनटीएससी के लिए उसे छोड़ के नहीं जाना है। एनटीएससी के लिए आपको कंप्लीट टेक्स्ट बुक्स पढ़नी है। दिनेश, एक चीज और बताओ बेटा, जैसे आपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की भी तैयारी करी, बच्चों को क्या होता है ना, बहुत बार ये प्रॉब्लम होती है कि सर स्कूल की तरफ से प्रेशर आ रहा है, ठीक है, वो कैसे मैनेज करते थे? क्योंकि देखो तुम्हारे 97% बोर्ड में आया, तो इसका मतलब स्कूल का काम तो ढंग से किया ही होगा, ठीक है। क्योंकि देखो मैं बच्चों आपको बता देता हूँ कि 97% मार्क्स जो ये लेके आया है, इसमें प्री बोर्ड के मार्क्स का भी कुछ वेटेज रहता है, और उस फॉर्मूले से रिजल्ट बनाया गया था। अगर ये प्री बोर्ड पे ध्यान नहीं देता और ये सोचता कि एंड में देखूंगा, बोर्ड में फोड़ दूंगा, मुझे तो आता है, तो सब गड़बड़ हो सकता था, ठीक है। बट इसने ऐसा नहीं किया। कंसिस्टेंटली जो भी एग्जाम हुआ, प्री बोर्ड 1 हुआ, चाहे 2 हुआ, चाहे 3 हुआ, इसने सबको ढंग से दिया। इसी वजह से इसके 97% इतने अच्छे मार्क्स आ पाए, कंसिस्टेंसी की वजह से। बट इस कंसिस्टेंसी के चक्कर में क्या कभी ऐसा होता था कि स्कूल वालों का बहुत प्रेशर है और सब कुछ गड़बड़ हो गया, मैनेज नहीं हो पा रहा? एक्चुअली मैं सिक्स स्टैंडर्ड से जैसे ओलंपियाड्स वगैरह बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देता था। मतलब जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आ जाते थे ना हमारे स्कूल में, वो हिंदी का हो जाए, वो राष्ट्रभाषा एक रहता है हिंदी का, और ज्योग्राफी टैलेंट एक रहता है वो भी, और जो एनएसओ आईएमओ आईईओ ये तीन तो रहते ही है। और ये जितने भी आते थे ना, मदर इंडिया टैलेंट, एनएसटीएससी, जितने भी आते थे मैं एक को भी नहीं छोड़ता था, सब में पार्टिसिपेट कर देता था। वो चाहे प्रिपरेशन हो अच्छे से या ना हो, लेकिन सभी में मैं पार्टिसिपेट कर देता था और पढ़ाई भी करता था, और मेरा उसमें अच्छा रैंक भी आ जाता था। हिंदी वगैरह उसमें भी मेरे अच्छे अच्छे रैंक आ जाते थे। तो इसीलिए सिक्स से लेके मैं प्रिपरेशन स्टार्ट किया मैंने। इसीलिए जो टेंथ में है, मुझे एक्सपीरियंस हो गया था कि कैसे मैनेज करूं मैं स्कूल की पढ़ाई और इसकी अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की पढ़ाई। लेकिन शुरुआत में जो मुझे प्रॉब्लम्स आए कि कभी कभी मुझे लगता था कि मैं क्यों पढ़ रहा हूँ ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, इधर स्कूल में मेरे रैंक कम आ रहे हैं, मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्या क्या कर दूंगा मैं। लेकिन तभी मेरे जो पेरेंट्स हैं उन्होंने मुझे कहा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी अच्छे से उसमें अपना जी जान लगा के परफॉर्मेंस करो, उसमें रैंक अच्छा आए ना आए, लेकिन परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होना चाहिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो इसीलिए जो है मुझे आज पता चल रहा है कि वो क्यों बोलते थे वैसा। और अगर अगर मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पे ध्यान नहीं देता तो आज मेरा बहुत बड़ा लॉस होता। मैं मतलब समझ भी नहीं पाता आज फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स अच्छे से। तो नहीं, उसमें बहुत अभी बहुत। बहुत ही अच्छा, मतलब आपके पेरेंट्स की ये सोच है। एंड जो भी बच्चा हाँ। अब ये वीडियो देख रहा हो अपने पेरेंट्स को दिखाए, तो ये चीज बताइएगा यार। मैं सारे पेरेंट्स से भी ये कहना चाहूंगा कि आपके बच्चे को ने अगर इंटरेस्ट शो किया है, तो आप इररेस्पेक्टिव ऑफ हिज प्रिपरेशन उसको एक्सपोजर दो, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ऐसे एग्जाम्स जो होते हैं इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में, मेरे हिसाब से 100 200 300 रुपए इतनी ही इनकी फीसेस होती है, या इससे भी कम होती है बहुत बार, ठीक है। तो आप ये कभी ना सोचो कि यार इसने पढ़ाई नहीं करी तो क्या होगा, एक एक्सपोजर मिलता है। मैं तो बच्चों को अर्ली स्टार्ट के लिए इसीलिए कहता हूँ कि जो तुम्हारी गलतियां हैं, सिली मिस्टेक, वो 8 9 10th में खत्म कर लो। 11 12th में जो है, ये बातें नहीं करनी है हमें कि सिली मिस्टेक हो रही है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है। ये छोटी क्लासेस में जितनी करनी है कर लो, ठीक है, क्योंकि ये सब इंसान करते हैं। कोई भी ऐसा नहीं होता जो लाइफ में एकदम परफेक्ट हो, ठीक है। तो ऐसी कुछ मिस्टेक्स दिनेश ने भी करी होगी, बट वो छोटी क्लासेस में निपटा ली। अब उनको ओवरकम करके ये जेई की 11 12th की प्रिपरेशन कर रहा है। तो बच्चों ये दिनेश ने अपनी सारी चीजें बताई। दिनेश, मैं एक और चीज आपको बोलना चाहूंगा कि जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे थे, स्कूल का एक रहता था, एक हाँ। कंपोनेंट, दूसरा हाँ। रहता था आप सेल्फ स्टडी करते थे, कुछ कोचिंग वगैरह भी जाते थे, कोचिंग वगैरह से भी पढ़ते थे? मैंने लोकल ट्यूशंस ज्वाइन करे थे, वो भी स्कूल के बोर्ड्स के लिए। उसके लिए मैंने ट्यूशन ज्वाइन करे थे। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में खुद से करता था। एक्चुअली क्या होता था ना, स्कूल की बहुत ही अलग टाइप की पढ़ाई होती थी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बहुत ही ज्यादा अलग टाइप की प्रिपरेशन होती थी। तो दोनों को सेपरेट सेपरेट उनको साथ में लेके चलना स्टार्टिंग स्टार्टिंग में तो हुई थी मुश्किल, सबको होती है वो मुश्किलें। तो मैं क्या करता था, दिन में स्कूल अटेंड करता था। स्कूल में मतलब जितना टाइम मिलता था मैं सब लेक्चर्स अच्छे से अटेंड करता था। और तभी ट्राई कर लेता था कि मेरे स्कूल की जो पढ़ाई है वो अभी हो जाए, मतलब घर पे रहे ही ना कुछ पढ़ने के लिए। समझ रहा तो हूँ, लाइक रिसेस वगैरह होते मैं भी थे। बच्चों को कुछ इसी हाँ। तरह से गाइड करता हूँ। उन्हें यही कहता हूँ कि यार जो स्कूल के ड्यूरेशन में छोटे छोटे ब्रेक्स मिलते हैं, उन ब्रेक्स के अंदर ही आप ज्यादा से ज्यादा होमवर्क करने की कोशिश। स्कूल का सिस्टम अलग है, कोचिंग जो सिस्टम है, यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सिस्टम अलग है। हमें दोनों ही सिस्टम की रेस्पेक्ट करनी है, बैलेंस करना है, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है लाइफ में। हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि हाँ। यार स्कूल को इग्नोर कर देंगे, ठीक है,
क्योंकि स्कूल को इग्नोर हाँ करना जो है नुकसानदायक हो सकता है। अब आपने देखा कि यार अब तो इंटरनल असेसमेंट से मार्क्स जा रहे हैं, ठीक है, तो ये इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप स्कूल को इग्नोर ना करें, बैलेंस आउट करके चले एंड स्मार्ट वर्क करें यार, ठीक है। देखो यार सिंपल सी बात है, अगर आपका एस्पिरेशन है कि हमें कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए पढ़ना है, कोचिंग की कुछ चीजें करनी है, तो उसके अंदर आपको थोड़ी थोड़ी चीजें कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ती है। जैसे कि सर मैं तो सबसे सुंदर राइटिंग में लिखता हूँ, बहुत टाइम लगाता हूँ, उसको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करो यार, ठीक है। आपको लाइफ में ऐसा नहीं है कि हम सब लोग फैंटम हैं सारी चीजें कर लेंगे, ठीक है। आपको कुछ चीज कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेगी, तभी आप दूसरी जगह अपना टाइम दे पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो है दिनेश ने प्रिपरेशन करी। दिनेश मैं एक और बात तुझसे पूछना चाहूंगा बेटा, कि तेरे फ्यूचर एस्पिरेशंस क्या हैं और उनके लिए तू किस तरह से अभी वर्क कर रहा है? सर एक्चुअली मेरे फ्यूचर में क्या बनूंगा मैं, इसको लेके इतने इतने सारे कंफ्यूजन्स हुए थे। 8 से लेके 10th तक मेरे लगभग मैं बोल सकता हूँ 6 गोल्स बदले, छह छह चीजें डिसाइड करिए। क्योंकि एक्चुअली मेरा क्या एक ऐसा एटीट्यूड रहता था कि मैं जो भी नया चीज देखता हूँ ना, उसमें मैं लगता है कि मैं तो मास्टर कर दूंगा इस पे, अभी मैं एकदम परफेक्ट दिखाऊंगा। तो मतलब वो क्या होता था एक्चुअली, एकेडमिक्स को छोड़ के जो मेरे दोस्त वगैरह क्रिकेट वगैरह खेलते थे, तो उनका एक रहता था ना, ओवर आर्म नहीं आता फेंकने को, हाँ और हाँ। वो बैडमिंटन क्रिकेट वगैरह खेलते थे। तो मैंने बोला कि अभी तो करके ही रहूंगा मैं इसमें। तो मैं वो पहले मोबाइल नहीं था अच्छा, तो उसमें तभी भी फिर भी मैं यूट्यूब पे थोड़ा थोड़ा ऐसे ट्यूटोरियल देख के इतना इतना जितना हो सके ना, इतना अच्छा मैंने मास्टर कर दिया। और तभी मेरे लोकेलिटी का बेस्ट बेस्ट बॉलर अरे मुझे वाह बोलते थे। वाह यार। वो क्रिकेट भी मास्टर किया। उसके बाद मेरा एक दोस्त था, वो दोस्त मतलब नेशनल लेवल पे कैरम कंपटीशन में जाता था, कैरम खेल में। हाँ, तो वो मेरे घर के पास में ही रहता था। तो उसके साथ जब कैरम के कॉम्पिटिशन्स लगाता था ना मैं, तो मैं हमेशा हार जाता था ऑब्वियसली। वो मतलब बहुत अच्छा खेलता था। तो मैंने सोचा अभी तो कैरम में मास्टर कर दूंगा मैं, कैरम में इसको उससे ही सीखा मैं कैरम। और मेरा कैरम भी बहुत अच्छा होने लगा। और उसके बाद एक क्या हुआ, हमारे लोकेलिटी में एक ये होता था, ड्रामा ड्रामा रहता ना, एक्टिंग, वो ड्रामा। तो वहां पे क्या हुआ, एक ग्रुप लेके एक चाइल्ड चाइल्ड प्ले करने वाले थे। तो 8th स्टैंडर्ड की बात है, तो मैंने उसमें भी पार्टिसिपेट कर दिया। उसमें मैंने पूरी अच्छे से एक्टिंग वगैरह अच्छे से करके मैंने पूरी अच्छी तरीके से वो प्ले भी किया उसमें। मतलब जो चीज आ गई ना मेरे सामने, मैं उसको पूरा अच्छे से प्रिपेयर करके मतलब अपना परफॉर्मेंस देता था। तो मेरे ये सब चीजों में ना मैं मुझे बेस्ट बोलने लगे ये सब। एक तो एक मतलब एकेडमिक्स के इम्पोर्टेंट अलावा चीजें एक करता। इम्पोर्टेंट चीज जो है दिनेश की बातों से जो मुझे समझ में आई, एंड आई रियली लाइक योर एटीट्यूड। एंड बच्चों, आप दिनेश की बातों से क्या लर्न कर सकते हो, ठीक है। लाइफ में जब भी कुछ अपॉर्चुनिटीज आए ना, कभी भी पहले से डिसाइड मत कर लो कि यार ये मेरा फोर्टे नहीं है, ये करके मैं क्या करूंगा, ठीक है। ट्राई करो चीजें लाइफ में, क्योंकि क्या होती है ना, ये जो एज होती है, ट्रस्ट में गाइज, आज जो तुम लोग वीडियो देख रहे हो, आज सब मेरे से आधी उम्र के हो, 15 साल के जो है मैक्सिमम, ज्यादातर बच्चे हो आप लोग, ठीक है। जब आप 30 की एज में पहुंच जाते हो ना, उस ड्यूरेशन में जो आपने एक्सपीरियंस इकट्ठा किया होता है, ये आपको एज ए पर्सन शेप करता है, ठीक है। किस तरह के इंसान, किस तरह के पर्सन आप बनोगे, ठीक है। अब क्या है ना, अगर आप पहले से ऐसे डिसाइड कर लो कि नहीं यार मैं ये भी नहीं करूंगा, ये भी नहीं करूंगा, ये तो मुझे नहीं आता, ठीक है, तो दैट इज नॉट करेक्ट इन द लाइफ। आप जो है चीजों को ट्राई करते रहो, कभी आपको फेलियर मिलेगा, कभी आपको सक्सेस मिलेगी, दैट इज ऑल अबाउट लाइफ इज, ठीक है। आप सब लोग को मालूम है, दिनेश बताएगा अपने को भी, एडिसन ने कितने एक्सपेरिमेंट किए थे, सोचो। हाँ एडिसन ने कितने एक्सपेरिमेंट किए थे, उसके बाद हाँ जाके जो है बल्ब बना, ठीक है। तो ये हाँ। इतने एक्सपेरिमेंट्स होने के बाद जब जाके बल्ब बना इतने बड़े आदमी द्वारा, तो हम थोड़ी अभी जो है अपनी हार मान लेंगे, ठीक है। तो दिनेश बहुत अच्छा लगा और तुमसे बात। बिल्कुल। हाँ, एडिसन का मुझे वो एटीट्यूड भी मुझे उस उन फेलियर्स में से मुझे एक अच्छा लगा कि वो हमेशा बोलते थे कि मैंने 1000 मेरे एक्सपेरिमेंट्स फेल हुए, लेकिन लेकिन मैंने उन हर तरीकों से एक नई टेक्निक निकाली कि उस टेक्निक से ये फेलियर हो सकता है। एक हमेशा एक एक्सपेरिमेंट में एक नई टेक्निक निकाली, ताकि करेक्ट। वो आगे जाके कोई ना करे।
तो ये बहुत वो ही मुझे सही बात अच्छा। दिनेश ने बताई, ठीक है। तो बच्चों मेरा जो मेन इंटेंट था, मेरा मेन मोटिव था वो ये था कि यार अगर आप जो है महाराष्ट्र के बच्चे हैं तो आपको जो है एनटीएससी में किस तरह से प्रिपरेशन करनी है इसके बारे में जो है दिनेश ने बताया। मैं फिर से वही बात रिट्रेट करूंगा, जो पर्सन बिल्कुल बाउंड्री तक छू के एक बार चला जाता है उसको उसकी अहमियत बहुत ज्यादा पता होती है। उसने अपने को ऑनेस्टली बताया कि किस तरह से आपको महाराष्ट्र बोर्ड की बुक्स को जो है बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसके अलावा जो है बच्चों आपको सोशल साइंस में बहुत ध्यान देना है। सोशल साइंस बहुत सारे स्टेट्स के अंदर डिसाइडिंग फैक्टर होता है, ठीक है। तो प्लीज गाइज अगर आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इन पॉइंट्स का ध्यान रखें। एंड इसके अलावा आप किस तरह से स्मार्टली अपनी प्रिपरेशन करके स्कूल के ड्यूरेशन में ही स्कूल के टास्क पे फोकस करके आप इतनी अच्छी परसेंटेज अचीव कर सकते हैं। तो प्लीज गाइज इस चीज का भी ध्यान रखिएगा अपनी प्रिपरेशन के अंदर। ये जो प्रिपरेशन का आपका फेज है, ये पिछले टाइम में क्या होता था, पहले के समय में बच्चे सोचते थे 10th बोर्ड जिस दिन आएगा उस दिन अच्छा परफॉर्म करना है। अब थोड़ी सी चीजें चेंज हो चुकी है। इंटरनल असेसमेंट की वजह से आपको निरंतर ध्यान देना होगा, तो बच्चों वो ध्यान रखें। एंड दिनेश ने उसी तरह से मेहनत करके, कंसिस्टेंसी जो है इज द की टू सक्सेस फॉर हिम, तो आप भी जो है कंसिस्टेंट रहें और इतने ही अच्छे मार्क्स स्कोर करने की कोशिश। थैंक यू गाइस। एंड बड़ा अच्छा लगा मुझे दिनेश आपसे बात करके। जाने से पहले अगर कुछ कोई प्रो एडवाइस या प्रो टिप जो है आप अपने जूनियर्स को देना चाहेंगे तो बिल्कुल बताएं। हाँ, एक्चुअली मैं एडवाइस दूंगा कि हर एक कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आज बहुत कंपटीशन हाई हो रहा है, वो जेई हो, नीट हो, या आईएएस की यूपीएससी एग्जाम्स हो, कोई भी एग्जाम हो, चाहे कोई भी ओलंपियाड हो, उसमें अपने इंटेलिजेंस से ज्यादा मैटर करता है। इंटेलिजेंट तो कोई मतलब ऐसे बॉर्न बचपन मतलब से जन्म नहीं है। लेते से कोई ऐसे इंटेलिजेंट ऐसा। हाँ, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज अगर होगी ना किसी बंदे में, सिर्फ एक ही चीज, वो है जोश। अगर किसी में वो आग होगी ना कि मैं तो ये करके ही दिखा दूंगा, सिर्फ सिर्फ यही एक फैक्टर है जिससे मतलब वो बंदा कुछ भी कर सकता है। उस अगर आग रहेगी तो हार्डवर्क अपने आप आ जाएगा। क्योंकि जैसे मैं अपना टेंथ में दिन भर मैं टेंथ की पढ़ाई करता था और रात में बैठ बैठ के मैं आगे की 11th की फिजिक्स और केमिस्ट्री सब रात भर पढ़ के था। क्योंकि वो एक आग रहती है कि नहीं, मैं तो करके ही दिखाऊंगा, ये मुझे तो ये हासिल ही करना है। बस ये आ गया ना तो और कुछ चाहिए ही नहीं। रिसोर्सेस मैटर नहीं करती, इंटेलिजेंस मैटर नहीं करता, हार्डवर्क अपने आप आ जाता है। लेकिन आग रही ना तो कुछ भी हो सकते हैं। ग्रेट यार, इसीलिए हम कहते हैं बच्चों लेट्स क्रैक इट, ठीक है। तो उस आग को, उस हाँ। जोश को बनाए रखने के लिए हम लोग आप लोग को कहते हैं लेट्स क्रैक इट, ठीक है। तो बच्चों बड़ा मजा आया मुझे दिनेश से बात करके। आई होप आपको जो है इतना मोटिवेटेड वे में जो दिनेश ने बातें बताई और जिस तरह से उसका एटीट्यूड है, रियली लाइक दिस दिनेश। एंड आई थिंक बच्चे भी जो है इससे कुछ ना कुछ लर्निंग अपनी लाइफ में जरूर लेंगे। तो थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। एंड इसी तरह से हम फ्यूचर में और भी बच्चों के इंटरव्यू लेके आते रहेंगे जिन्होंने अपने या तो बोर्ड के अंदर बहुत अच्छा स्कोर किया है, एनटीएससी या किसी भी ओलंपियाड के अंदर अच्छा स्कोर किया है। तो आप लोग के जो है ऐसे और भी इंटरव्यूज आते रहेंगे। तो जरूर बताइएगा वीडियो के नीचे हमें कमेंट करके कि आपको कैसा लगा वीडियो दिनेश का, एंड क्या क्या चीजें जो है आप मुझसे या फिर किसी भी बच्चे से डिस्कस करना चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि हम आपका इंटरव्यू लें, जो भी चीजें आप चाहते हैं। सो डू कमेंट अस बिलो द वीडियो। एंड ध्यान रखना, जब भी आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, कीप यूजिंग RA लाइव रेफरल कोड। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर जॉइनिंग दिस सेशन। बाय बाय।